Good morning, student. Myself कैलाश चौकिया. मेरा नाम कैलाश चौकिया है और मैं श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ. जैसा कि हम पिछले कई दिनों से अध्याय पढ़ रहे हैं, काफी विस्तृत अध्याय फ्रांसीसी क्रांति जो करीब 23 से 24 पृष्ठों का है. हमने फ्रांस के संपूर्ण इतिहास के बारे में जाना, उसकी थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी रूपरेखा है, उसको वापस आज हम रिपीट करेंगे और आज की ओर चलेंगे. जैसा कि आपको पता है, फ्रांस में राजाओं का शासन था. फ्रांस में जो राजा थे वो बुर्बोन राजवंश थे और उनके नाम के पीछे लुई था. लुई पहला, लुई दूसरा, लुई तीसरा, लुई चतुर्थ, लुई पंचम, लुई षष्ठ, लुई सप्तम, लुई अष्टम, लुई नव, लुई दशम, लुई 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 16वां. लुई 16वां फ्रांस का अंतिम सम्राट था जो 1774 में 20 वर्ष की आयु में करीब राजा बना था. लुई 16वें का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनिया से हुआ था. फ्रांस में अतीत से ही राजाओं का शासन था. फ्रांस में जो राजा थे वो निरंकुश थे, अत्याचारी थे, जनता पर करारोपण करते थे. फ्रांस में वैसे तो नेशनल असेंबली जिसे स्टेट जनरल कहा गया, लेकिन उसकी शक्तियां सीमित. फ्रांस में सम्राट कोई भी कर लगाने से पहले नेशनल असेंबली से स्वीकृति लेनी पड़ती थी. नेशनल असेंबली या स्टेट जनरल का एडमिशन बुलाना पड़ता था. ये हमने देखा कि मई 1789 को नेशनल असेंबली का आयोजन किया. उससे पहले कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बंटा हुआ था. फ्रांस में जो वर्ग थे उसको एस्टेट फ्रांस में लोगों की प्रतिष्ठा का सूचक था. फ्रांस में समाज के 3 वर्ग थे. प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट. प्रथम स्टेट में राजा, सामंत, पादरी, पुरोहित, युवराज आदि या विशेष अधिकार से संपन्न लोग आते थे. दूसरे वर्ग में अभिजात के अतिरिक्त चिकित्सक, लेखक, चिंतक, विचारक आदि आते थे. जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग था, जो समाज का सबसे पढ़ा लिखा वर्ग था, जो जिसने धन संपत्ति अर्जित करी थी व्यापार के द्वारा या सूती वस्त्रों के निर्यात के द्वारा, रेशम के द्वारा उसने काफी संपत्ति को अर्जित कर लिया था. यह मध्यम वर्ग था, वो जन्मजात विशेषाधिकारों के विरुद्ध था. ये पढ़ा लिखा था, प्रबुद्ध था, जानता था. ये विशेष जो जन्मजात विशेषाधिकार है वो समाज के लिए घातक है, समाज के लिए अहितकारी है, समाज को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाना है. समाज, फ्रांसीसी समाज तीसरा था जिसे हम तृतीय स्टेट कहते हैं, उसमें किसान, श्रमिक, मजदूर जिसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है वो उसमें शामिल था. सर्वहारा वर्ग में किसान, श्रमिक, दास या गरीब वर्ग शामिल था. समाज में इस वर्ग की स्थिति सबसे अधिक खराब थी. सबसे ज्यादा करों का बोझ यही दे रहा था. 56 प्रकार के कर इस वर्ग पर लगाए गए थे. इसके अतिरिक्त यह टाइल और टाइल नाम कर भी देता था. इससे जो तृतीय वर्ग था, स्टेट जो तृतीय स्टेट था, उसकी लगभग पूरी कमर टूट चुकी थी.
तृतीय वर्ग की आर्थिक दशा थी वो एकदम खराब हो चुकी थी। तृतीय वर्ग था वो एकदम निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। इस वर्ग को जगाने में कई लेखकों विचारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने तृतीय वर्ग पर हो रहे अत्याचार दमन का विरोध किया, क्योंकि तृतीय वर्ग बेचारा अपना 90% राजस्व और आजीविका करके रूप में दे रहा था। इसके अतिरिक्त उसे सामंत वर्ग जो अभिजात वर्ग थे उसके यहाँ पे उसे बेकार भी करने पड़े। इस तृतीय वर्ग की स्थिति से जो मध्यम वर्ग था दुखी था। मध्यम वर्ग जन्मजात विशेषाधिकार, सामंतों के विशेषाधिकार या जन्मजात जो अधिकार थे, जो कर्म नहीं देने के अधिकार थे, उसका हमेशा विरोध करना था। तो तृतीय वर्ग था, इस वर्ग को जगाने समाज का जो तृतीय स्टेट था उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वर्ग में ऐसे कई लेखक चिंतक विचारक हुए जिसने फ्रांस के समाज में जो तृतीय वर्ग की शोचनीय स्थिति थी उससे समाज को अवगत कराया और प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट की जन्मजात वंशानुगत विशेषाधिकार को समाप्त करने की मांग की। उसने लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर आधारित समाज की रचना का समर्थन किया। इस वर्ग में रूसो, वॉल्टेयर, दीदरो, लफायते, मॉन्टेस्क्यू आदि का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा, जिसने समाज के तृतीय वर्ग को जगाने, तृतीय वर्ग के दमन और अत्याचारों सामने लाने, जन्मजात विशेषाधिकार, सामंतों के विशेषाधिकारों का विरोध किया। रूसो इसका पूरा नाम जीन जैक रूसो था। उसने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में समानता का वर्णन किया। रूसो का मानना था कि जो जन्मजात विशेषाधिकार है वो समानता के विरोधी में, जन्मजात विशेषाधिकार को समाप्त किया जाना चाहिए। उसने समानता पर आधारित लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन किया। उसने सामंतों और अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों के दमन की बात की और एक लोकतांत्रिक मूल्यों और एक लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन किया। रूसो के बारे में नेपोलियन का मानना था कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस में राज्य क्रांति भी नहीं होती। फ्रांस में रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब थी वो बहुत प्रसिद्ध थी, वो बहुत मात्रा में लिखी थी, जिसे वहाँ के किसान श्रमिक जो सर्वहारा था वो भी अच्छे से समझ आया। इसके अलावा जॉन लॉक ने भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित शासन प्रणाली का समर्थन किया था। जॉन लॉक ने भी अपनी पुस्तक के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित व्यवस्था का समर्थन किया। राजा के विशेषाधिकार, जन्मजात विशेषाधिकार, वंशानुगत विशेषाधिकारों का उसने विरोध किया। इसके अतिरिक्त फ्रांस में एक महान विचारक मॉन्टेस्क्यू, उसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार को 3 अंगों में बांटा: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि सरकार के जो तीनों अंग हैं वो पृथक हो, अलग हो, एक दूसरे से विभाजित हो, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। कार्यपालिका कार्य को व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य करे और न्यायपालिका को दंडित या कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का काम करे। तो उसने सरकार के 3 अंग बताए: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसा कि आपको ध्यान
जब फ्रांस अमेरिकी निवेशों के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहा था, जब अमेरिका 1776 में एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आ रहा था, तो उसने जो अपना संविधान निर्माण किया, आपको पता है कि अमेरिकी संविधान में से 7 अनुच्छेद हैं। इस 7 अनुच्छेदों को उन्होंने मॉन्टेस्क्यू के द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, उसको उन्होंने अपना आधार माना। और फ्रांस में या जो अमेरिका का जो संविधान तैयार हुआ, वो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों को अलग रहना चाहिए, पृथक रहना चाहिए, विभाजित रहना चाहिए। जब अमेरिका का संविधान बन रहा था, अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया और अपने यहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को शक्ति पृथक्करण के आधार पर बांटा। साथ में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया। अब हमने आपको इस अध्याय में कुछ राजनीतिक प्रतीकों के बारे में भी मैंने आपको बताया था। जैसे आपको पता है, फ्रांस की अधिकांश जनता थी वो सर्वहारा वर्ग में आती थी। इसमें किसान, मजदूर, श्रमिक आते थे। ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये अनपढ़ थे। तो इनको समझाने के लिए प्रतीकों और कुछ संकेतों का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि ये इन प्रतीकों को समझकर अच्छे से इन्हें ग्रहण करें, इन्हें समझें, इन्हें अपनाएं, जिससे वे इनके महत्व को समझ सकें। तो मैंने आपको कुछ प्रतीक बताए थे, जैसा कि टूटी हुई जंजीर, जो बंधन जंजीर थी वो गुलामी का प्रतीक थी। टूटी हुई जंजीर मनुष्य की आजादी, स्वतंत्रता, तृतीय वर्ग की स्वतंत्रता, दासों की मुक्ति का प्रतीक थी। तो टूटी हुई जंजीरों को बंधा रहना नहीं चाहता, सब व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो जो टूटी हुई जंजीर थी वो व्यक्ति की आजादी और उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई थी। इसके साथ मैंने आपको बताया था, बंधा हुआ कट्टर एक लकड़ी या एक बंडल हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन जंजीरों से युक्त इसके जो बंधा हुआ कट्टर होता है उसको आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता। जो इसलिए कह सकते हैं, जो बंधा हुआ कट्टा वो एकता का प्रतीक है। एक लकड़ी या एक टुकड़े को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन लकड़ियों के गट्ठर लोगों की एकता को नहीं तोड़ा जा सकता। यूनियन स्ट्रेंथ, संगठन में ही शक्ति है। लोगों को जोड़ने का काम संगठन करता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए वो संगठन बनाकर रहे, जुड़कर रहे, ताकि राज्य की निरंकुश सत्ता उन्हें तोड़ नहीं सके, राज्य की निरंकुश सत्ता उन्हें अलग नहीं कर सके। राजदंड, तीसरा अलग था राजदंड। ये राजा की निरंकुशता और सर्वोच्चता का प्रतीक थी। डंडे की सहायता से राजा समाज के तृतीय वर्ग को हाँकने और डराने का कार्य करता था। राजदंड था जो फ्रांस में निरंकुशता, वंशानुगत विशेषाधिकार और राजा की सुप्रीमेसी, राजा की सर्वोच्चता का प्रतीक थी। अपनी मुंह पूंछ में दबाए हुए सांप, इसका अर्थ था कि जो जनता है उसका कोई और छोर नहीं है, जनता ही सर्वोपरि है। जनता की सनातनता, जनता की सर्वोच्चता है, वो उसका कोई अंत नहीं होता। जनता की सनातनता और उसकी सर्वोच्चता हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने आपको रेड फ्रेंचाइजन कैप, लाल टोपी के बारे में बताया था, जो फ्रांस में दास प्रणाली विद्यमान थी।
जिसके तहत अफ्रीका से लाए गए दासों और तृतीय वर्ग के लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था। तो तृतीय वर्ग के लोग थे वो गुलाम करते थे, गुलामी में दासता का जीवन जीते थे। यदि कोई दास अपना मूल्य चुकाकर, अपनी दासता का मूल्य चुकाकर स्वतंत्र होना चाहे तो उसे स्वतंत्रता, दासता का मूल्य चुकाने के बाद यह लाल टोपी मिलती थी, जिसको पहनकर वह उसकी आजादी का प्रतीक थी, जिसे पहनकर वह अपनी आजादी को महसूस करता था। तो लाल फ्रेंचाइजन के, रेड फ्रेंचाइजन के वो मनुष्य की स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता का सूचक थी। जो गुलाम दास श्रमिक किए जाते थे, यदि वो दासता का मूल्य चुका देते थे या स्वतंत्र हो जाते थे तो स्वतंत्र होने पर यह रेड फ्रेंचाइजन कैप पहनाई जाती थी, जिससे कि वो अपनी आजादी को महसूस कर सके। इसके अतिरिक्त मैंने का प्रतीक चिन्ह बताया था नीला सफेद लाल। जैसे हमारा तिरंगा झंडा उसमें 3 रंग है, वैसे ही फ्रांस में तिरंगे झंडे में 3 रंग है, नीला सफेद और लाल। फ्रांस में राष्ट्रीय चिन्ह है वो नीला सफेद और लाल है। फ्रांसीसी भाषा में इसे ब्लू ब्लैक रू कहा जाता है, जिसका अर्थ है नीला सफेद और लाल। नीला सफेद और लाल फ्रांस में वहां के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। नीला सफेद और लाल वहां का तिरंगा झंडा था, जिसे वहां पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जिसे स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त मैंने एक उड़ती हुई देवी का प्रतीक चिन्ह बताया था। जो देवी थी वो सबके साथ समानता का व्यवहार करती है, सबके लिए समान है, सबके लिए मौलिक है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको विधिवत के बारे में बताया। विधि ही सर्वोच्च है, विधि ही संपूर्ण है, विधि ही महत्वपूर्ण है, कानून से बढ़कर कोई नहीं। विधिवत या फ्रांसीसी कानून सर्वोच्च है। नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया कानून था वो सर्वोच्च है। नेशनल असेंबली को ही कानून बनाने का अधिकार है। जन्मजात निरंकुश विशेषाधिकार समाप्त होनी चाहिए। विधिवत इसी को प्रदर्शित करता है, सबके लिए समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा अधिक महत्वपूर्ण, सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मई 1789 लुई 16वें जनता पर नए कर लगाने का निर्णय किया था। टाई और टाई नाम पर कर पहले ही लगे हुए थे, क्रम से चर्च और राज्य के द्वारा वसूल किया जाता था। 5 मई 1789 फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 नए कर लगाने के लिए उनकी प्रस्तावना के अनुमोदन के लिए नेशनल असेंबली को उसने आयोजित किया था। आपको पता है फ्रांस में नेशनल असेंबली का पिछला सम्मेलन 1614 में, तो करीब 150 वर्षों के बाद, 150 वर्ष से अधिक के बाद नेशनल असेंबली का आयोजन किया गया था। इसके लिए वर्साई के महल को सजकर तैयार किया गया था, वर्साई के महल को सजाया गया था। प्रथम और द्वितीय स्टेट को हम मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और उन्हें आमने सामने की सीटों पर बिठाया गया था। प्रथम और द्वितीय स्टेट ने अपने क्रम से 300 प्रतिनिधि भेजे थे, जबकि तृतीय वर्ग जो समाज का जो सर्वहारा वर्ग था उसने अपने 600 प्रतिनिधियों को नेशनल असेंबली के लिए भेजा था, किंतु उन्हें वहां बैठने की भी छूट
नहीं दी गई थी, उन्हें प्रथम और द्वितीय स्टेट के पीछे खड़ा कर दिया गया था। उन्हें बैठने का जो था नहीं दिया गया था। तो ये जो क्रम चल रहा है मई जून जुलाई अगस्त में जो क्रम चल रहा था, जिस समय नेशनल असेंबली के आयोजन किया गया था, जो नए ग्रुप को प्रारंभ को स्वीकृत करने के लिए बुलाई गई थी, लुईस वोल्टेज ने नेशनल असेंबली को बुलाया था। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्रांति की शुरुआत होती है 14 जुलाई 1782 को बास्तिल पर जेल पर फ्रांस की जो पेरिस शहर के लोग थे, जिनमें स्त्री पुरुष और बच्चे शामिल थे, वो बास्तिल जेल पर हमला करते थे और हमला करके उस जेल को, उस किले में जेल को नष्ट कर देते हैं, उसे लूट लेते हैं और अपने साथ उनको छुड़ा लेते हैं और उसे बास्तिल को आग के हवाले करते हैं। इस दिन से 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होती है। तो 14 जुलाई 1782 को फ्रांस में क्रांति की शुरुआत, उससे मई जून जुलाई तक क्या हुआ, जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी, संविधान का प्रारूप देख रही थी कि कर कैसे लगाया जाए या फ्रांस के जो संविधान है उसमें कौन सी धाराओं के तहत कितने वर्ग पर कर आरोपित किए गए, इस पर विचार किया जा रहा था। पूरा फ्रांस आंदोलित था, जो फ्रांस की 90% जनता थी वो कितने वर्ग की शामिल थी, कितने स्टेट में शामिल थी, जिसमें किसान मजदूर और श्रमिक वर्ग आते हैं। कितने वर्ग समाज का 90% वर्ग था, समाज में सुविधा और गरीब तबका तृतीय वर्ग था, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सबसे अधिक करों का बोझ यही उठाना था। तो करों का बोझ उठाते थे, पूरा फ्रांस एकदम दयनीय स्थिति में पहुंच गया था। पूरा फ्रांस आंदोलित था, पूरा फ्रांस आंदोलन की राह पर चल रहा था। कड़ाके की ठंड साल फ्रांस में भयंकर ठंड थी और भयंकर ठंड के कारण वहां पर गेहूं का उत्पादन लगभग व्यय था और गेहूं की आटे से बनने वाली डबल जिसे हम पाव रोटी कहते हैं, उसकी कीमत 5 वहां पर पहुंची। जनता भूखों मरने लगी। जनता के पास पाव रोटी के पैसे नहीं थे। इसके बाद पाव रोटी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिसमें घाव में नमक छिड़कने का काम किया। पाव रोटी की कीमत आसमान छूने लगी। बेकरी दुकान पर जाकर पाव रोटी मिलती है, वहां पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। वहां पर महिलाएं बड़ी बड़ी संख्या में जाकर पाव रोटी खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगी रहती थी, लेकिन घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी उन्हें पाव रोटी नहीं मिल रही थी। ऐसी स्थिति में महिलाओं का सब्र या इंतजार था, वो जवाब दे रहा था। इस कारण महिलाओं ने पाव रोटी की दुकानों पर हमला कर दिया और पाव रोटी जिसके हाथ जो मिला वही लूट लिया। सम्राट लुईस 16 ने पेरिस में सेना को प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। उस लुईस 16 ने अपनी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी, ऐसी स्थिति में उसने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सेना का आह्वान किया, सेना को बुला लिया। सेना को बुलाकर उसने लोगों पर नियंत्रित करने का प्रयास किया। क्रुद्ध भीड़ में आपको ऐसा लगता है 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्रुद्ध भीड़ जो पाव रोटी के भूखे मर रही थी, जिसके पास डबल रोटी नहीं थी, पाव रोटी नहीं थी, बेकरी की दुकानों पर पाव रोटी खत्म हो गई थी। जनता, सामान्य जनता, तृतीय स्टेट के लोग भूखे मर रहे थे। गरीबों की स्थिति, किसानों की स्थिति, श्रमिकों की स्थिति एकदम खराब हो चुकी थी।
लोग भूखे मारे व्याकुल हुए थे। ऐसी स्थिति क्रुद्ध भीड़ जो पेरिस की सड़कों पर निकल पड़ी 14 जुलाई 1779 को। इस क्रुद्ध भीड़ ने बासपील की जेल पर हमला कर दिया और हमला करके अपनी साथी को छुड़ा लिया, वहां से हथियार लूट लिए, वहां की संपत्ति को लूट लिया और बासपील की जो किले में जेल थी उसमें आग लगा दी। तो बासपील जेल के पतन के साथ ही फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। फ्रांस में क्रांति का जन्म हो जाता है। कई जिलों में भय से आक्रमण किसानों को। अब जब पेरिस में ये स्थिति तो पूरे फ्रांस में मानो आप कैसी स्थिति हुई, तो पूरे फ्रांस के कई जगह जो किसान थे आक्रामक थे, डर गए थे, उनकी स्थिति खराब थी। ऐसी स्थिति में डरे हुए किसान अपने कुलाचों, अपनी कुल्हाड़ियों से जो अन्नागार थे, जिलों के जो भंडार थे, अनाज के भंडार थे, उन पर हमला हुआ, अनाजों को लूट लिया और लगान संबंधी जो साहूकारों के दस्तावेज थे उनको आग के हवाले कर दिया। पूरा फ्रांस क्रांति की चपेट में आ गया था। ग्रामीण जिलों में हमला कर दिया और अन्य के भंडार लूट लिए, लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाया। अपनी प्रजा की शक्ति को भागकर लुई सोले के अंदर घुस गए। तो लुई सोले ने अपनी प्रजा की स्थिति को भागकर, अपनी प्रजा की स्थिति को देखकर, उसकी ताकत को देखकर जो नेशनल असेंबली जिसका एडिशन उसने मई 1789 में किया था, उसने नेशनल असेंबली को राष्ट्रीय असेंबली के रूप में मान्यता दे दी, राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर दिया, उसे राष्ट्रीय असेंबली के रूप में मान्यता दे दी और मान लिया कि उसकी सत्ता पर संविधान का नियंत्रण रहेगा। उसने ये भी मान लिया कि सर्वोच्च सत्ता है वो नेशनल असेंबली के पास है और लुई सोले पर नेशनल असेंबली का ही नियंत्रण रहेगा। इसके साथ ही सत्तावन से जानकारी पुस्तिका 14 जुलाई 1789 को नेशनल असेंबली में करो और बंदरों वाले सामंती व्यवस्था उन्होंने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। नेशनल असेंबली ने 14 अगस्त 1789 को करोड़ और बंदरों वाले जो अनियंत्रित करोड़ और बंदरों वाले जो सामंती व्यवस्था की उसको हमेशा सामंती व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, इसका उन्मूलन कर दिया। इसके साथ ही नेशनल असेंबली ने धार्मिक कर समाप्त कर दिया, धार्मिक करों का अंत कर दिया। धार्मिक प्रकार के जो टाइप था वो चर्च के द्वारा लगाया गया था, उस कर को समाप्त कर दिया, संपत्ति को जब्त कर लिया। चर्च के पास अरबों की संपत्ति, उस संपत्ति पर नेशनल असेंबली का नियंत्रण हो गया और उसे चर्च की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति माना है। चर्च की समस्त संपत्ति को, समस्त भूमि को, समस्त करों को जनता ने समाप्त कर दिया। सारी संपत्ति चर्च की राज्य अपने नियंत्रण में, राज्य के अपने अधिकार में उसे ले लिया। करीब 20 अरब लिब्रे की संपत्ति है, उस पर राज्य का नियंत्रण होगा। करीब 20 अरब लिब्रे फ्रांस की चर्च अपने पास दबा कर बैठी थी। 20 अरब लिब्रे की संपत्ति को फ्रांस जो व्यवस्था के अंतर्गत राज्य की करती गई 20 अरब रुपए की संपत्ति को चर्च से लेकर राज्य के नियंत्रण में रखा गया। इस प्रकार को देखिए फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे थी। 14 जुलाई 1789 को बात की
क्रांति की शुरुआत के साथ भी होती है। वास्तविक के पतन के साथ फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होती है। फ्रांस में क्रांति शुरू होती है, वास्तविक का पतन हो जाता है, फ्रांस की क्रांति शुरू हो जाती है। जो मैंने इसको लिखाया है आप इसे जूम कर लें, अच्छे से इसे लिख लें। क्रांति की शुरुआत ये मैंने दो बिंदु लिखाए हैं, इनको जूम कर ले, आपको अच्छे से समझ में जाएगा। इन्हें लिख लें, इन्हें याद कर लें। आपसे पूछा जा सकता है, फिर को भी डाल लें। 7-8 दिन का आपका होमवर्क हो चुका है, उसको आप रिपोर्ट में